सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है चांदनी में गरम खीर। फिर गलती माफ सुधारो तो सही में समझेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद बोलो कौन खेल में हम लोग व्यवसाय से जुड़े शब्दों को समझेंगे। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे गुणज की। उसके बाद खेलेंगे एक खेल दे दनादन और फिर ज्यामिति में समझेंगे परिमाप को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की बर्ड्स कैन फ्लाई के साथ। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई। खेल खेल में कुछ नया सीखने का और मजा लेने का वक्त आ गया है। आप तैयार हैं? अच्छा, तो आपने अपने मम्मी पापा भाई बहन और दोस्तों को बुला लिया है? अरे वाह, आपने तो बुला लिया है। और क्या आप कॉपी पेंसिल लेकर टीवी के सामने एकजुट होकर बैठ गए हैं? आप बैठ भी गए हैं। चलिए, तो हम तैयार हैं आज का एपिसोड शुरू करने के लिए। एपिसोड में सबसे पहले हम हिंदी सीखेंगे और फिर गणित। हिंदी में हम सबसे पहले एक कहानी से शुरुआत करेंगे और उसके बाद उसी से संबंधित कुछ खेल भी खेलेंगे। अगर आप तैयार हैं तो अब शुरू करते हैं कहानी। बिट्टू, ओ बिट्टू, क्या तुम्हारी आम के पत्तों की तोरण तैयार हो गई? हाँ काका, आप इसे घर के दरवाजे पर लगा दीजिए। अरे वाह, यह तो बहुत ही सुंदर तोरण है। काकी, मेरी तोरण दुनिया की सबसे सुंदर तोरण है। बिल्कुल, आज के चांद की चांदनी की तरह। वो कैसे काका? यह शरद पूर्णिमा के चांद की चांदनी है और इसलिए आज मैंने खीर भी बनाई है। तो आज चांदनी रात में खीर खाने को मिलेगी, तब तो बहुत मजा आएगा। साथ ही कहानी सुनने को भी। अरे वाह, आज तो बिना कहे ही कहानी सुनाने वाले हैं। काकी, कहानी कहकर सुनने को मिले या बिना कहे, पर कहानी सुनने में मजा तो आता ही है। यह तो बिल्कुल ठीक कहा बिट्टू। यदि आज्ञा हो तो कहानी शुरू करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सुनते हैं कहानी जिसका नाम है चांदनी में गरम खीर। अब आप तृप्ति से सुनिए कहानी चांदनी में गरम खीर। लेखन माला कुमार, मनीषा चौधरी, चित्रांकन प्रिया कुरियन, अनुवाद राजेश खार, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार
स्टोरी वीवर। अब बारिशें रुक चुकी हैं और अभी सर्दी का मौसम नहीं आया है। इस मौसम को पतझड़ कहते हैं। संस्कृत में इसे शरद ऋतु का नाम दिया गया है। आछी, मुझे ज़ुकाम है। लगता है मौसम बदलने से बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरी दादी कहती हैं कि दशहरा आने तक सभी बच्चे ठीक हो जाएंगे। इस मौसम में कई त्योहार मनाए जाते हैं। मनु ने आम के पत्तों को धागे में पिरोकर हमारी चौखट पर टांगने के लिए एक तोरण बनाया है। मुझे लगता है कि हमारा तोरण दुनिया में सबसे सुंदर है। देखो तो आकाश कितना नीला दिखता है और वो सफ़ेद चमकदार बादल रुई के बड़े बड़े गोलों जैसे दिखते हैं। सब कुछ कितना शांत है। आज रात को हम शरद पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे। इसे खोजागिरी भी कहते हैं। भरे पूरे चांद की चांदनी से सब चीज़ें चांदी सी चमक उठेंगी। हम सब सारी रात जागेंगे। नारियल, चावल और दूध जैसी सफ़ेद चीज़ों से बनी गरम खीर के कटोरे भर भर खाएंगे। मीरा आज ओणम मना रही है। ओणम खुशी का त्यौहार है जो केरल वासी मनाते हैं। उसके परिवार ने फूलों से पुक्कलम नाम की एक सुंदर सी रंगोली बना रखी है। वह कहती है कि यह साल का वह समय है जब फसलें पक जाती हैं और सभी के घर खाने को अनाज होता है। यही समय है जब केरल भी विख्यात नौका दौड़ आयोजित होती है। क्या मज़ा आता है ना? मेरा भी त्यौहार मनाने का मन कर रहा है। दशहरे की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। घर पर हम सब मिलकर दशहरा का गोलू सजाने की तैयारी कर रहे हैं। तमिलनाडु में 3 से 9 सिड्डियों पर यह गुड़ियों की झांकी सजाई जाती है। दशहरा के दिन यानी नवरात्रों के 10वें दिन मनु और मैं शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करेंगे। मैं मृदंगम बजाना चाहती हूँ। मृदंगम, धम धम धम। मनु बांसुरी बजाना सीखना चाहता है। और जानते हो, अम्मा स्कूटर चलाना सीखना चाहती हैं। जल्दी ही दीपावली आने वाली है। अंधेरी रात में जब सभी घर दियों और मोमबत्तियों से जगमगाते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। कुछ लोग बिजली की बत्तियां लगाते हैं जो जलती बुझती रहती है। मुझे पटाखे चलाना भी अच्छा लगता है, पर हमारे शिक्षक कहते हैं कि पटाखे चलाने से हवा गंदी हो जाती है। वे कहते हैं कि यदि हम पानी, हवा और ज़मीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ वर्षों में सभी मौसम बदल जाएंगे। पता नहीं कि ऐसा कैसे होगा। अब थोड़ी सर्दी होने लगी है। शरद ऋतु के बाद वर्षा और शीत के बीच के इस मौसम को संस्कृत में हेमंत ऋतु कहते हैं। भारत में हेमंत ऋतु थोड़े ही दिनों की होती है। सर्दियों का मौसम आने ही वाला है। कहानी सुनने में तो मजा ही आ गया। साथ ही बहुत सारी जानकारी भी मिली। हाँ काकी, मुझे तो केरल के त्योहार के बारे में आज ही पता चला। तो जल्दी से बताओ, केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? केरल में ओणम त्योहार बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। शाबाश बिट्टू। अब तुम बताओ, पतझड़ के मौसम को संस्कृत में क्या कहते हैं? पतझड़ के मौसम को संस्कृत में शरद ऋतु कहते हैं। बहुत खूब काकी। बच्चों, आप भी इस कहानी को अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न, आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दूसरा प्रश्न, शरद ऋतु को किन किन नामों से जाना जाता है? तीसरा प्रश्न, खीर बनाने की विधि अपने घर के किसी सदस्य से पता कीजिए और लिखिए। चौथा प्रश्न, केरल में ओणम के दिन कौन सा खेल का आयोजन किया जाता है? पांचवा प्रश्न, हमारे देश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? पता कीजिए और लिखिए। क्यों ना लगे हाथ काकी एक खेल ही करवा दीजिए। अरे वाह बिटिया, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली।
बस इतनी सी इच्छा? मैं अभी अपना खेल का पिटारा खोल लेती हूँ। थैंक यू काकी। पर भाग्यवान, कौन सा खेल खिलवाओगी? जब पिटारा खोल ही लिया है तो कोई ना कोई खेल तो जरूर खिलवा ही दूंगी। तो काकी जल्दी से शुरू कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है गलती माफ सुधारो तो सही। चलिए खेलते हैं इस खेल को। नीचे दिए हुए वाक्यों में गलतियां हैं, उन्हें सुधारें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्य। आज 4 बजे, यहाँ आएगा बजे। आज 4 बजे दीदी आई। हमने 7 बजे तक खूब गप्पे मारी। ठीक है, कहीं और कुछ छूटा? नहीं। चलिए देखते हैं क्या हमने इस वाक्य की गलतियों को सुधारा है या नहीं। अरे वाह, और लड़की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गई। अब बढ़ते हैं आगे। मेरे पास एक कुर्सी है। मेरे पास एक कुर्सी है, यहाँ आएगा पूर्ण विराम। उसकी एक टांग टूट गई है। अरे वाह, लड़की और सीढ़ी ऊपर चल गई। समीरे रोज स्कूल जाता है। समीरे कोई नाम नहीं होता, समीर रोज स्कूल जाता है। स्कूल से आकर वह खेतों में पिताजी की मदद करता है। अरे वाह, अब लड़की ट्रॉफी से बस कुछ ही दूर है। हमें ध्यान से खेलना होगा। मेरी बहन स्कूल पढ़ने जाती है, पूर्ण विराम। वह बहुत अच्छा खेलती भी है, यहाँ पर भी पूर्ण विराम। अब बढ़ते हैं आगे। जैनब आंगन में खेल रही थी। तभू नहीं, तभी आंगन में उसे मोर का एक पंख मिला। अरे वाह, हमें पूरे 100 अंक मिले और लड़की को ट्रॉफी भी मिली। देखो तो सही कितना खुश है। चलिए फिर से इस खेल को खेलते हैं। नीचे दिए हुए वाक्यों में गलतियां हैं, उन्हें सुधारें। ठीक है, समझ गए। मुझे पतंग उड़ाना पसंद है, लेकिन आज हवा तेज चल रही है, पूर्ण विराम। अरे वाह, इस बार भी ध्यान से खेलेंगे और लड़की को ट्रॉफी दिलाएंगे और पूरे 100 अंक प्राप्त करेंगे। चाचा जी ने एक बकरी पाली है। प्रश्नवाचक नहीं, पूर्ण विराम। वह दिन में 2 टोकरी घास खाती है। अब बढ़ते हैं आगे। माँ ने नया बस्ता, नया क्या होता है? नया बस्ता खरीद कर दिया। बस्ते पर 2 खरगोश बने हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आज रविवार है, पूर्ण विराम। आज मौसम भी दमदार है। अरे वाह, हमने सही किया। अब बढ़ते हैं आगे। देखना, इस बार भी लड़की को ट्रॉफी दिला के रहेंगे। तेज धूप में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग के कपड़ों में गर्मी कम लगती है। सही बात है। अरे वाह, हमें फिर से 100 अंक मिले और लड़की को ट्रॉफी। खुश है लड़की। चलिए एक बार फिर से खेलते हैं। आज हमने एक पौधा बोया। हम रोज उसको पानी देंगे। ये तो लिखा है हम रोज उसको पानी देंगे। मेरे गांव का नाम सिमरा हो।
मीरे मीरे नहीं मेरे, मेरे पिताजी यहाँ के मुखिया हैं। अरे वाह, बहुत खूब लड़की, सीढ़ी चढ़ रही है। मैं चिड़ियाघर घूमने गया, पूर्ण विराम आएगा यहाँ। मैंने वहाँ बहुत से जानवर देखे। अब बढ़ते हैं आगे। रजनी की नानी गांव में रहती हैं। उनके घर के पास खजूर का एक पेड़ है। आज 4 बजे दीदी आई। हमने 7 बजे तक खूब गप्पे मारी। अरे वाह, लड़की को फिर से 100 अंक मिले और ट्रॉफी भी। खेल हुआ समाप्त। चलिए अभी इस खेल को यहीं रोकते हैं। काकी, आपने तो बहुत ही शानदार खेल खिलवाया, मजा ही आ गया। इस खेल में अच्छी बात यह भी है कि सही शब्द भी दिया गया था। और बिटिया ने इसे खेला भी बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू काकी। काका, काकी ने तो खेल खिलवा दिया और गलती सुधारने से सीखने को भी खूब मिला। अब आपकी बारी है, अब आप कोई खेल खिलवा दीजिए। बिटिया, साफ साफ बोलो ना कि एक और खेल खेलने का मन है। जब आप समझ ही गए हैं तो खेल का पिटारा खोल भी दीजिए। हाँ काका, जल्दी से पिटारा खोलिए। जो हुक्म मेरे आका। और यह खोला पिटारा और निकाला खेल, बोलो कौन व्यवसाय। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है बोलो कौन व्यवसाय। हाँ, बिल्कुल सही। हमें इस खेल में व्यवसाय को पहचानना होगा और मेंढक को सही जगह कूदाना होगा। यदि मेंढक सही जगह कूदा तो वह पानी में नहीं गिरेगा। यदि हमने सही व्यवसाय नहीं बताया तो वह पानी में गिर के गीला हो जाएगा। कोई भी मशीन ठीक करने वाला कहलाता है मैकेनिक। अरे वाह, पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला कौन कहलाता है बच्चों? जल्दी से आप बताइए। क्या कहा? अखबार विक्रेता नहीं, बिल्कुल सही। और मिस्त्री भी नहीं, दंत चिकित्सक भी नहीं, तो पेड़ पौधों की देखभाल करने वाले कहलाते हैं माली। अखबार बेचने वाला कहलाएगा अखबार विक्रेता। मेंढक कितना खुश है सही व्यवसाय बताकर। बस चलाने वाला चालक। पढ़ाने वाला, भला इन्हें कौन नहीं जानता, वह तो हमारे अध्यापक हैं। खोज करने वाला क्या कहलाता है? प्रबंधक नहीं। वैज्ञानिक सोचते हैं। पुलिस नहीं, ऑपरेटर भी नहीं, तो खोज करने वाला पक्का कहलाएंगे वैज्ञानिक। अरे वाह, मछली पकड़ने वाला तो मछुआरा होता है। होटल में खाना खिलाने वाला कवि। कवि तो कविताएं लिखने वाले होते हैं। फोटोग्राफर फोटो खींचने वाले। और दंत चिकित्सक दांतों का इलाज करने वाले। तो होटल में खाना खिलाने वाले वेटर। दूध बांटने वाला होगा दूध वाला। कविता लिखने वाला कवि। खेल हुआ समाप्त। पर अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो क्यों ना फिर से इस खेल को खेला जाए। मिठाई बनाने वाला हलवाई कहलाते हैं। सामान उठाने वाला सुनार, तो सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला। बड़े लकड़ी का सामान बनाने वाला। ठेकेदार किसी चीज का ठेका लेने वाले कहलाएंगे। तो सामान उठाने वाला पक्का कुली कहलाते हैं। गली गली जाकर सामान बेचने वाले फेरी वाला।
रखवाली करने वाला तो चौकीदार। बस चलाने वाला, आप बताइए बच्चों, बस चलाने वाला कौन कहलाएगा? हाँ हाँ, सोच लीजिए आराम से। क्या कहा? चालक। बिल्कुल सही, बस चलाने वाला कहलाते हैं चालक। होटल में खाना खिलाने वाला, क्या कहा? वेटर। मैडम बहुत खुश है क्योंकि अभी तक एक भी बार पानी में नहीं गिरा। हाँ हाँ, वो सब तो आपके कारण ही हो पा रहा है। प्रबंध करने वाला प्रबंधक कहलाएगा। डाक पहुंचाने वाला डाकिया। आपके घर भी डाक आती है? भाई मेरे यहाँ तो आती है। खेल हुआ समाप्त। भाई खेल को खेलने में खूब मजा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हाँ हाँ, आपने मेरी खूब मदद की और बहुत कुछ सीखा भी। तो मेरे साथ खेलने के लिए, सीखने के लिए और बहुत सारा मजा करने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। खेल तो बहुत ही मजेदार था और बिट्टू तो ऐसे खेल रही थी जैसे मानो सब कुछ जानती हो। नहीं नहीं काकी, सब कुछ कहाँ जानती थी, आपने भी तो मेरी मदद की। और साथ टीवी देख रहे बच्चों ने भी। तो बच्चों, आप भी इस तरह का खेल अपने घर के सदस्यों के साथ खेलिए और खिलाइए। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद न करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। भाई वाह, हमने कहानी तो सुन ली और हिंदी की खेल भी खेल ली है। अब वक्त हो चला है गणित का। गणित के आसान खेल खेलने के लिए आप तैयार हैं? इन खेलों को खेलने के लिए आपके पास कॉपी पेंसिल होना बहुत जरूरी है और टीवी के सामने ध्यान से बैठकर इन खेलों को सुनना और देखना भी बहुत जरूरी है। तभी तो आप खेल के साथ साथ खेल पाएंगे और अपना ज्ञान का वर्धन कर पाएंगे। तो आप तैयार हैं? शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आइए समझते हैं गुणज। एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पुस्तकालय है जहाँ बहुत सारी किताबें हैं और पुस्तकालय की अलमारी में हर 8वें स्थान पर गणित की किताब है। तो 40वें तक किन किन स्थानों पर गणित की किताब मिलेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो 8वें स्थान पर गणित की किताब है, यानी गणित का पहला किताब 8वें स्थान पर मिला। और फिर देखो 16, यानी गणित का दूसरा किताब 16वें स्थान पर मिला है। और अगला कहाँ होना चाहिए? 24वें स्थान पर। और ये देखो अगला मिला 32वें स्थान पर। और फिर अगला ये 40 पर, यानी गणित का 5वां किताब 40वें स्थान पर मिला है। तो पुस्तकालय की अलमारी में हर 8वें स्थान पर गणित की किताब है। तो 40वें तक 8, 16, 24, 32 और 40 इन स्थानों पर गणित की किताब मिलेगी। तो इससे हम गुणज कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, 8 का गुणा कोई भी संख्या में करें, बराबर में 8 का गुणज मिलता है। जैसे 8 गुना 1 बराबर 8। इसी तरह 8 गुना 2 बराबर 16। फिर 8 गुना 3 बराबर 24।
8 गुना 4 बराबर 32। 8 गुना 5 40। 8 गुना 6 48। ऐसे ही 8 गुना 7 56 और 8 गुना 8 यह 64 के बराबर है और 8 गुना 9 72। यानी ये सभी 8 के गुणज हैं। किसी भी संख्या का 8 में गुणा करो तो 8 का गुणज मिल जाएगा। जैसे 8 गुना 10 ये 80 हो जाता है। तो 8 के गुणज मिले 8, 16, 24 और इसी तरह आगे। एक और उदाहरण देखिए। एक गाड़ी हर 9वें स्टेशन पर रुकती है, तो 45वें स्टेशन तक वह किन किन स्टेशनों पर रुकेगी? ये गाड़ी सबसे पहले रुकी 9वें स्टेशन पर और इसलिए स्टेशन 9 गाड़ी का पहला स्टॉप है। फिर गाड़ी रुकेगी 18वें स्टेशन पर, यानी स्टेशन 18 गाड़ी का दूसरा स्टॉप है। और फिर गाड़ी रुकती है 27 स्टेशन पे, यानी स्टेशन नंबर 27 गाड़ी का हुआ तीसरा स्टॉप। और फिर गाड़ी 36 पे रुकेगी, तो स्टेशन 36 होगा गाड़ी का चौथा स्टॉप। ये देखो, और फिर कहाँ रुकी है? फिर रुकी है स्टेशन नंबर 45 पर, मतलब यह 5वां स्टॉप है। तो गाड़ी हर 9वें स्टेशन पर रुकती है और 45वें तक वह 9, 18, 27, 36 और 45 इन स्टेशनों पर रुकेगी। 9 गुना कोई भी संख्या बराबर मिल जाता है 9 का गुणज। कैसे? देखिए, जैसे 9 गुना 1 बराबर 9, 9 गुना 2 बराबर 18 है, 9 गुना 3 बराबर 27, 9 गुना 4 बराबर 36, 9 गुना 5 यह बराबर है 45 के। ऐसे ही 9 गुना 6 54, 9 गुना 7 63, 9 गुना 8 72 और 9 गुना 9 बराबर 81, 9 गुना 10 बराबर 90। तो आप किसी भी संख्या को गुना करें किसी भी संख्या से, जैसे 8 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 8 का गुणज मिलता है, 9 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 9 का। इसी तरह आप किसी भी संख्या का गुणज निकाल सकते हैं। है ना बिल्कुल आसान। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल दे दनादन। इसमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलना है, बल्कि साथ साथ सवालों के सही जवाब भी देने हैं और उन्हीं जवाबों के आधार पर मिलेंगे हमें रन। सवाल होंगे जमा, घटाव, गुणा या भाग से संबंधित। चलिए जल्दी से करते हैं दे दनादन। चलिए महेंद्र सिंह धोनी को चुनते हैं आज सेंचुरी बनाने के लिए। महेंद्र सिंह धोनी 60 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि अगली गेंद धोनी के लिए कौन सा सवाल लेकर आ रही है। सवाल में है 2 अंक 8 और 5, तो क्या किया जाए। चलिए इन्हें गुणा कर देते हैं। 8 पंजे हो गए 40 और गुणा करने पर हमें मिल गए शानदार 4 रन। हमने तो आते ही चौका जड़ दिया। चलिए जल्दी से अगली गेंद खेलते हैं। अगली गेंद लेकर आई है 13 और 4, तो इनके साथ क्या किया जाए। 13 और 4 को चलिए घटाव करते हैं। 13 में से 4 कम हुए, बचे 9 और घटाव करने पर मिलते हैं हमें पूरे
2 रन। चलिए अगली गेंद खेलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा सवाल आता है। अगली गेंद लेकर आई है 10 और 6, तो इसे तो हम गुणा ही करेंगे। 10 छक्के हो गए 60 और गुणा करने पर मिल गए हमें फिर से शानदार 4 रन। 10 की ये बात बहुत अच्छी है कि इसे किसी भी अंक के साथ गुणा करो, बस उस अंक के आगे एक 0 लगा दो और हमारा जवाब सही हो जाता है। चलिए अगली गेंद खेलते हैं। अगली गेंद में है 16 और 3, तो 16 के कितने होते हैं, हर बार हम गुणा कर रहे हैं। चलिए इस बार जमा करते हैं। 16 और 3 मिलकर हो गए 19 और जमा करने पर मिला हमें 1 रन और स्ट्राइक बदल गई। अब स्ट्राइक पर कौन है? जी, स्ट्राइक पर है अश्विन। चलिए देखते हैं कि अश्विन के लिए बॉल पर कौन सा सवाल आता है। अगली गेंद लेकर आई है 11 और 8, तो 11 और 8 मिलकर हो गए 19 और जमा करने पर हमें शानदार 1 रन और मिल गया। अब धोनी फिर से स्ट्राइक पर वापस आ गए हैं। देखते हैं कि अगली गेंद पर उनके लिए क्या सवाल आता है। 15 और 4, चलिए घटाते हैं। 15 में से 4 गए, आए 11 की दिशा में मारा हुआ शॉट, 2 रन और घटाव के मिले पूरे 2 रन। जल्दी से अगली गेंद खेलते हैं। 23 और 10, तो 10 फिर से आ गया, तो इस बार हम गुणा कर देते हैं। 23 को 10 से गुणा करने पर आ गया 230 और मिल गए 4 रन। और मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि 10 को किसी भी अंक के साथ गुणा करो, बस उस अंक के आगे एक 0 लगा दो और हमारा जवाब सही हो जाता है। चलिए अगली गेंद देखते हैं। अगली गेंद में है 12 और 6, तो इस बार करेंगे हम भाग। 12 को 6 से भाग देने पर उत्तर आता है 2 और भाग करने पर हमें मिला 6 रन। भाग करने पर हमें मिले पूरे 6 रन। अगली गेंद खेलते हैं। 16 और 16, तो ये भी भाग करते हैं। 16 से 16 भाग करने पर हमें मिलता है भागफल 1 और एक शानदार छक्का और आ गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मज़ेदार खेल पसंद आया होगा। हम आपको नई नई बातें सिखाने के लिए ऐसे ही मज़ेदार खेल लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परिमाप। परिमाप आयत का। पिछले बार हमने आयत के परिमाप का सूत्र समझा था, किस तरह बनता है। आज हम उस सूत्र के माध्यम से कुछ सवाल हल करेंगे। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है। एक आयत आकार चटाई की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, तो चटाई की परिमाप ज्ञात कीजिए। ये एक आयताकार लंबाई की चटाई है जिसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। ये 3 मीटर हो गया और चौड़ाई है 2 मीटर, तो यहाँ पे हमने 2 मीटर लिखा। क्योंकि आयताकार है इसलिए इसकी लंबाइयां बराबर और चौड़ाइयां भी बराबर होगी, इसलिए यहाँ भी 3 मीटर होगा और यहाँ चौड़ाई भी 2 मीटर होगी। अब आइए सूत्र में ये सब जमा लेते हैं। कैसे? देखो, चटाई की परिमाप का सूत्र क्या होगा।
चटाई का परिमाप, मतलब आयत का परिमाप। क्यों? क्योंकि चटाई आयताकार है। तो चटाई की परिमाप बराबर आयत का परिमाप कितना होता है? 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। इसलिए 2 गुना यहाँ लंबाई हो गई 3 मीटर और चौड़ाई हो गई 2 मीटर। L का मतलब यहाँ लंबाई है और B यानी चौड़ाई। अब आप देख सकते हैं कि 2 गुना ये 3 और 2 जोड़ने पर हो गए 5। और अब बिल्कुल आसान है, 2 गुना 5 मीटर बराबर हो जाएगा 10 मीटर। इस तरह चटाई की परिमाप हो गई 10 मीटर। चलो अब अगला सवाल। एक आयत आकार टेबल की लंबाई 300 सेंटीमीटर और चौड़ाई 150 यानी 150 सेंटीमीटर है। टेबल का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये टेबल है और यह इसकी चौड़ाई है। यह कितनी है? 150 सेंटीमीटर। और ये है लंबाई जो है 300 सेंटीमीटर। तो यह भी 150 और यहां पर लंबाई भी 300 सेंटीमीटर होगी। अब आओ परिमाप ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या करना है? टेबल का परिमाप ज्ञात करना है। टेबल का परिमाप बराबर होगा आयत के परिमाप के। टेबल का परिमाप बराबर आयत का परिमाप का सूत्र 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितनी? 300 और चौड़ाई 150। तो टेबल का परिमाप बराबर 2 गुना 300 और 150 जोड़े तो हमें मिल गया 450 सेंटीमीटर। इस तरह टेबल का परिमाप आएगा। 450 का जब हम 2 में गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 900 सेंटीमीटर। तो टेबल का परिमाप मिला हमें 900 सेंटीमीटर। है ना बिल्कुल आसान। चलो अब आखिरी सवाल हल करते हैं। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। तो बोर्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। यह हो गई इस बोर्ड की लंबाई जो कि है 6 मीटर और ये है चौड़ाई जो है 4 मीटर। और क्योंकि आयताकार है इसलिए यह लंबाइयां बिल्कुल बराबर और चौड़ाई भी एकदम बराबर। बोर्ड का परिमाप बराबर होगा कितना? तो बोर्ड का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर होगा क्योंकि बोर्ड आयताकार है। तो बोर्ड का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। और क्योंकि बोर्ड मीटर में है तो हमने मीटर लिख लिया। इस तरह बोर्ड का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई और चौड़ाई का मान रख दिया 6 धन 4। इस तरह बोर्ड का परिमाप 2 गुना 10 क्योंकि 6 और 4 10 होते हैं। और अब 2 का गुना 10 में कर देते हैं तो मिल जाता है 20 मीटर। यानी बोर्ड का परिमाप 20 मीटर है। बच्चों इसी तरह के मजेदार सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। अभ्यास के लिए सवाल है 15 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई। 15 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार आकृति निकालकर परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। सवाल लिख लिया बच्चों? तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 12 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई। 12 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयत आकार आकृति निकालकर परिमाप ज्ञात
कीजिए। सवाल नोट कर लिया बच्चों? चलो अगला सवाल देखो। 6 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। 6 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयत आकृति निकालकर परिमाप ज्ञात कीजिए। और अगला सवाल। 14 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई। 14 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई, इनकी आयताकार आकृति निकालकर परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको आयताकार आकृति निकालकर परिमाप ज्ञात करना है। ये आखिरी सवाल। एक आयताकार आईना 19 सेंटीमीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा। आयताकार आईना 19 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो आयत आकार आईने की परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या करना है? आयत आकार आईने की परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सवाल का हल निकाल कर रखिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय। दोस्तों, आज का वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम पशु पक्षी कौन से कैसे एक्शन यानी क्रिया करते हैं, यह अंग्रेजी में सीखेंगे। Birds can fly. Hi children, welcome to our English class. Today we will be reciting a wonderful poem, Birds Can Fly. So let's start. Birds can fly up in the sky and I can fly too. Birds can fly up in the sky and I can fly too. Frogs can jump very very high and I can jump too. Frogs can jump very very high and I can jump too. Ducks can swim deep in the water and I can swim too. Ducks can swim deep in the water and I can swim too. Dogs can walk on the ground and I can walk too. Dogs can walk on the ground and I can walk too. Horses can run in the forest and I can run too. Horses can run in the forest and I can run too. Bunnies can hop on the grass and I can hop too. Bunnies can hop on the grass and I can hop too. Wasn't the poem nice? Yes, ma'am. Now let's do some activities based on this poem. Children, as you can see, there are many action words used in this poem. Now let's play a game. I will name the action word and you will do the action. My first word is jump. Fly. Walk. Run. Hop. Swim. Sit. Laugh. Shake hands. Well done. Now let's try to find out rhyming words from the poem. Ma'am, I can tell you the rhyming words. Fly, sky. Very good. Can anyone tell the names of all animals in this poem? Let's match the animals with the activities they do. What do the birds do? Birds fly. Good. What do the frogs do? Frogs jump. That's right. What do the ducks do? Ducks swim. Very good.
And what do the horses do? Horses run. Correct. What do the bunnies do? Bunnies hop. Do you know who is called a bunny? Rabbit is called a bunny. Very good. You have answered very well. Goodbye till our next class. तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के एनक्लोजर के पास चलेंगे और जानेंगे उसके बारे में कुछ अनोखी बातें। मोर पृथ्वी पर मौजूद सभी पक्षियों में सबसे सुंदर और आकर्षक है। इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव भी हासिल है। ये अपने रंगीन पंखों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर शानदार नृत्य के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। इनके पंख मलमल के वस्त्र जैसे कोमल होते हैं। गर्दन पतली और सुराहीदार होती है, जो देखने में सुंदर, नीला और मखमली लगता है। मोर के खूबसूरत रंग बिरंगी पूंछ या पंखों को ट्रेन भी कहा जाता है। इसमें लगभग 150 पंख होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसे 26 जनवरी 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। पटना जू में 2 तरह के वेरिएंट हैं इसके, एक वाइट पीफॉल है और एक कलर्ड है। जो वाइट पीफॉल है इनकी संख्या 3 है और इन्हें विगत वर्ष वनलूर जू से लाया गया था। और जो कलर्ड हैं इनकी संख्या लगभग 16 है। इनकी काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग पटना जू में हो रही है। लास्ट ईयर भी लगभग 12 से 15 जो हैचिंग हुआ था उनके बच्चों का वो हुआ है और हम लोग का प्लान है कि इसे हम लोग वाइल्ड में रिलीज करेंगे या जू में खुले में रखेंगे स्वच्छंद रूप से। जो मोर हैं ये फिजेंट्स होते हैं। फिजेंट्स अर्थात वैसे पक्षी जिसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इसके मेल होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनके फीदर्स जो होते हैं काफ़ी बड़े और अट्रैक्टिव कलरफुल होते हैं। और बनिस्बत जो फीमेल होती हैं वो उनमें फीदर्स और उस तरह के नहीं होते हैं, वो उतने अट्रैक्टिव देखने में नहीं लगते हैं। मोर के पैरों का रंग मटमैला होता है और आंखें छोटी होती हैं। इनका वजन 2.75 किलोग्राम से 6 किलोग्राम तक होता है। नर मोर की लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है और मादा मोर की लंबाई लगभग 95 सेंटीमीटर होती है। मोर सर्वाहारी होते हैं। इन्हें अनाज, फल, चींटियां, दीमक, छोटे कीट और सरीसृपों को खाना बेहद पसंद है। इनका वजन अधिक होने के वजह से ये ज्यादा लंबे समय तक उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये उड़ने की जगह चलना पसंद करते हैं। ये बेहद शर्मीले और चौकन्ने होते हैं, इसलिए इन्हें जंगल में रहना अधिक पसंद है। ये मुख्यतः जंगली पक्षी होते हैं, लेकिन भोजन की तलाश इन्हें कई बार मानव बस्ती तक ले आती है। इनके सुनने की शक्ति काफी अधिक होती है। ये काफी दूर तक आवाज को सुनने की क्षमता रखते हैं। मोर आमतौर पर जंगलों में स्थायी जल स्रोतों के पास, झाड़ियों में या बड़े बड़े घास के मैदानों में देखे जाते हैं। इनका जीवन काल 20 से 25 वर्षों का होता है। मोर सामाजिक पक्षी होते हैं। इन्हें परिवार बनाकर या समूह में रहना पसंद है। इनके समूह में एक मोर और 4-5 मोरनी के अलावा इनके बच्चे होते हैं। मोर सामान्यतः 2 से 3 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका प्रजनन काल जनवरी से सितंबर तक होता है। ये एक बार में 4 से 6 अंडे देते हैं। अन्य पक्षियों की तरह
मोरनी अंडे देने के लिए घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि जमीन पर ही सुरक्षित स्थान खोजकर अपने अंडे को देती है। विश्व में पाए जाने वाली सभी मोर की प्रजातियों में सबसे खूबसूरत और आकर्षक मोर भारत में ही पाए जाते हैं। इनके समूह को अंग्रेजी में पी फाउल के नाम से जाना जाता है, जबकि इनके बच्चे पी चिक्स कहे जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मोरों के रख रखाव पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। मोरों के आहार में हम लोग यहाँ पे पालक, लहसुन, प्याज, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, धान इत्यादि हम लोग देते हैं। बर्ड मेज भी दिया जाता है भोजन के रूप में। संजय गांधी जैविक उद्यान में एक प्रयोग भी किया गया है, सुपर वॉर्म भी हम लोग पक्षियों को यहाँ पे आहार के रूप में देते हैं, जो कि पक्षियों के लिए काफ़ी पोषक तत्व सुपर वॉर्म में पाए जाते हैं। पक्षियों के रख रखाव में खास करके विशेषकर मोर के लिए हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक वास का उनको आभास देते हैं। केजों में जो है पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोग तैयार करते हैं केज को, तो ताकि वो मोर जो है वो अपने आप को प्राकृतिक वास का आभास कर सकें। गर्मियों के मौसम में पानी का छिड़काव किया जाता है, रेत डाला जाता है और पानी भी बदलाव बराबर घंटे घंटे पर पानी का बदलाव बर्तनों में होता रहता है। जाड़े के मौसम में मोरों के रखरखाव में ध्यान देना पड़ता है कि अत्यधिक जब ठंड पड़ने लगती है या कुहासा चलने लगता है या शीतलहरी जब चलने लगती है, तो उस समय उसके छत को हम लोग फूस के से ढक देते हैं ताकि उनको गर्मी महसूस हो सके। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद मोर यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।